गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? तो अब हम टॉपिक शुरू करेंगे। कल हमने प्रोजेक्ट, प्रोसेस, इन सब चीज़ों के डिफरेंस बता दिए थे। अब टॉपिक आता है प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, अगला टॉपिक ये है। प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले, कोई भी प्रोजेक्ट बिना ऑब्जेक्टिव का तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो विदाउट एनी मिशन, विदाउट एनी विजन, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, नो प्रोजेक्ट इज पॉसिबल। कोई भी प्रोजेक्ट होगा, उसका कोई टारगेट होगा, उसका कोई गोल होगा, कोई मिशन होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, और जब वो ऑब्जेक्टिव हम पूरा कर लेते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट माना जाता है। वो प्रोजेक्ट हम अचीव कर लें, वो टारगेट हम अचीव कर लें तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा। तो प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्टिव, आप कोई भी प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल आप कोई हाईवे बना रहे हो, या आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रहे हो, उन सबका कुछ टारगेट है, कुछ गोल है, कुछ मिशन है। तो विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई पर्पस तो होगा, कोई टारगेट तो होगा। तो ए प्रोजेक्ट एज हैज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोजेक्ट, ए प्रोजेक्ट हैज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव और ए मिशन और ए गोल। ए प्रोजेक्ट हैज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव और ए मिशन और ए मिशन और ए गोल। Once the objectives are achieved, the project is treated as completed. तो कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव, कोई मिशन, कोई गोल है। वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल जब हम अचीव कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है एज कंप्लीटेड। द प्रोजेक्ट इज ट्रीटेड एज कंप्लीटेड। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हैविंग इट्स ओन लाइफ साइकिल। एनी प्रोजेक्ट हैविंग इट्स ओन लाइफ साइकिल, कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसका एक प्रोसेस है, उसका लाइफ साइकिल है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में देयर आर वेरियस स्टेजेस फ्रॉम प्लानिंग टू कंप्लीशन। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में देयर आर मल्टीपल स्टेजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग पार्ट और एंड होता है कंप्लीशन पर। ठीक है, तो इन बिटवीन प्लानिंग एंड कंप्लीशन आप उसके अंदर शेड्यूलिंग भी कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हो, कंट्रोल भी कर रहे हो, मॉनिटरिंग भी कर रहे हो। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोजेक्ट हैविंग इट्स ओन लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल में देयर आर मल्टीपल स्टेजेस, प्लानिंग से लेके कंप्लीशन तक के स्टेजेस। तो लाइफ साइकिल, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है लाइफ साइकिल। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट, एनी प्रोजेक्ट हैविंग सम ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्ट हैविंग इट्स ओन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में देयर आर मल्टीपल स्टेजेस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, मॉनिटरिंग, कंप्लीशन, देयर आर मल्टीपल स्टेजेस। तो लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस हैं? सेम क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन योर एग्जाम ईएससी। प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के स्टेजेस पूछे थे, ऑर्डर में, सीक्वेंस में अरेंज करना था, पहले कौन आएगा उसके बाद कौन है। तो लाइफ साइकिल में देयर आर वेरियस स्टेजेस। व्हाट आर दोज स्टेजेस? तो लाइफ साइकिल में देयर आर स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज कंसेप्शन स्टेज। कोई आइडिया आपको आया, उस पर आप वर्क करने का प्लान कर रहे हो। फर्स्ट स्टेज है कंसेप्शन स्टेज। कंसेप्शन मतलब कोई आइडिया आया, तो वेयर प्रोजेक्ट आइडियाज आर कंसीव्ड। कोई आइडिया आया जिसको आप कंसीडर करना स्टार्ट कर रहे हो कि इस पे हमें वर्क करना है। सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट होगा ना। कोई प्रोजेक्ट है, प्लानिंग का जो पार्ट है, पहले कोई आइडिया आया, फिर उस आइडिया के अकॉर्डिंग वर्क करना। तो कंसेप्शन, लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज इज कंसेप्शन। ओवरऑल प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज लाइफ साइकिल। विद इन लाइफ साइकिल दीज आर स्टेजेस। तो सेकंड पॉइंट में ये सब पार्ट्स हैं, उसके सब पार्ट्स। तो प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोजेक्ट, सेकंड इज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में देयर आर मल्टीपल स्टेजेस। स्टेजेस आर, फर्स्ट इज कंसेप्शन स्टेज,
वेयर प्रोजेक्ट आइडियाज आर कंसीव्ड, प्रोजेक्ट का आइडिया आना, कि जो हमें वर्क करना है उसका आइडिया क्लियर होना। वेयर आइडियाज आर कंसीव्ड, that is conception stage. Second is designing part. Second is designing part, detailed designing of project. Detailed designing of project कि कैसे हमें implement करना है, उसका प्लान करना पूरा। कंसेप्शन और डिजाइन जो है वो प्लानिंग का ही पार्ट है। तो कंसेप्शन का मतलब आइडिया का आना, उस आइडिया को डिजाइन करना, प्लान करना, प्लान के बाद इंप्लीमेंट करना। जो आइडिया हमने सोचा है, जो हमने प्लान किया है, एज पर द प्लानिंग, एज पर द डिजाइन उसको इंप्लीमेंट करना। और आफ्टर इंप्लीमेंटेशन देन कमीशनिंग स्टेज, कमीशनिंग कि फाइनली आप प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर रहे हो। इनके अंदर भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी सिंपली एक ओवरव्यू बता रहा हूं मैं प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक में। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं, लाइफ साइकिल को ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं। कंसेप्शन स्टेज, डिजाइन स्टेज, इंप्लीमेंटेशन, कमीशनिंग, इन्हीं में इवेल्युएट, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग वो सब आ जाते हैं। ठीक है, तो मेजर 4 स्टेजेस जो हमने बताया, कंसेप्शन, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड कमीशनिंग। कमीशनिंग मतलब प्रोजेक्ट अब ऑपरेशनल होने के लिए रेडी है। कमीशन करने का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट अब रेडी है ऑपरेशन करने के लिए, स्टार्ट होने के लिए। तो वेयर द प्रोजेक्ट इज कमीशनड आफ्टर इंप्लीमेंटेशन, कमीशनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट इंडिकेट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। तो कमीशनिंग उसका लास्ट पार्ट है कि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके क्लाइंट को हैंडओवर कर दिया, आपने प्रोजेक्ट को कमीशन कर दिया, ऑपरेशनल स्टेज में ला दिया, प्रोजेक्ट का वर्क ओवर। तो कमीशनिंग जो है वो इंडिकेट करता है लास्ट स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल। कमीशनिंग मतलब वो रेडी टू स्टार्ट, रेडी टू स्टार्ट ऑपरेशंस। तो कमीशनिंग लास्ट स्टेज है, ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है, अब रेगुलर ऑपरेशन जो डेली होने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोसेस का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट कमीशन जब हो गया, आप कहते हैं ना सर रेलवे का प्रोजेक्ट कमीशन हो गया, मतलब अब वो रेडी है, स्टार्ट होने के लिए रेडी है, अब आप उसमें डेली प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो कमीशनिंग जो है वो प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल का लास्ट स्टेज, ये इंडिकेट करता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का एंड पार्ट, एंड फेज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है तो ए ऑब्जेक्टिव, बी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में ये 4 स्टेजेस। थर्ड है डेफिनिट टाइम लिमिट। तो प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के अंदर ये 4 स्टेज थे। थर्ड पॉइंट है डेफिनिट टाइम लिमिट। तो कैरेक्टरिस्टिक को हम ABCD से बता रहे हैं और जो सब पार्ट्स आ रहे हैं उनको 1 2 3 से लिख रहे हैं। तो फर्स्ट इज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज लाइफ साइकिल, थर्ड इज डेफिनिट टाइम लिमिट। डेफिनिट टाइम लिमिट अभी अगला कैरेक्टरिस्टिक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए आप उसको बनाओगे, ऐसा तो नहीं है, टाइम हमारे पास लिमिटेड। तो एनी प्रोजेक्ट हैविंग सम डेफिनिट टाइम लिमिट, कोई भी प्रोजेक्ट इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं चल सकता, उसका एक डेफिनिट टाइम लिमिट होगा। ये भी किसी प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब आप कोई प्रोजेक्ट दिमाग में सोच लो, आप कोई भी प्रोजेक्ट दिमाग में सोच लो, आपको एक रेस्टोरेंट भी ओपन करना है, आप उस रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे हो मान लो, तो कोई भी प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी प्रोजेक्ट उनके ये भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ठीक कि क्या उद्देश्य क्या है, रेस्टोरेंट ओपन करना है, कितने एरिया में, कितनी कैपेसिटी आपको सोच रहे हो आप रेस्टोरेंट के लिए। उसके बाद आता है लाइफ साइकिल और थर्ड है फिर डेफिनिट टाइम लिमिट। कोई भी प्रोजेक्ट इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं है, एक सर्टेन टाइम लिमिट डिफाइन करना होगा कि इतने टाइम में हमें कंप्लीट करना है, ये प्री डिफाइंड होगा, पहले से डिसाइड होगा कि इतने टाइम लिमिट के अंदर अंदर हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो डेफिनिट टाइम लिमिट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी प्रोजेक्ट। डेफिनिट टाइम लिमिट किसी प्रोजेक्ट का अनदर कैरेक्टरिस्टिक। ए प्रोजेक्ट हैज ए डेफिनिट टाइम लिमिट, इट मींस एनी प्रोजेक्ट कैन नॉट रिमेन कंटिन्यू फॉर एवर। कोई प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बनेगा, हमेशा चलता रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डेफिनिट टाइम लिमिट ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। ए प्रोजेक्ट हैज ए डेफिनिट टाइम लिमिट, इट कैन नॉट रिमेन कंटिन्यू फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल एनी हाईवे कंस्ट्रक्शन, 2 सिटीज को कनेक्ट करना, पर मेंटेनेंस का जो पार्ट है, क्या आपने हाईवे बना दिया, हाईवे कंस्ट्रक्शन इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, बट डे टू डे मेंटेनेंस, इज इट कम्स अंडर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट? नो, मेंटेनेंस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। मेंटेनेंस तो रूटीन वर्क है,
मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट इज प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज प्रोसेस। फॉर एग्जांपल वी आर कंस्ट्रक्टिंग वन हाईवे, तो हाईवे कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। पर उस हाईवे को बनने के बाद उसका रिपेयरिंग होना है, लाइटिंग होना, मेंटेनेंस वर्क, लाइट को ठीक करना है, उसका रिपेयरमेंट है या लाइट को ठीक करना, ये जो डे रूटीन वर्क है वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। मेंटेनेंस नॉट कम्स अंडर प्रोजेक्ट पार्ट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले कि प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल, उसमें मेंटेनेंस वर्ड लिख दे, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। मेंटेनेंस एक रूटीन वर्क है, कोई भी चीज आपने बनाई है उसका मेंटेनेंस तो एक रूटीन टास्क है। ठीक है, तो डेफिनेट टाइम लिमिट, ए प्रोजेक्ट हैज ए डेफिनेट टाइम लिमिट, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं होता। हाईवे कंस्ट्रक्शन, टू सिटीज को कनेक्ट करना, ये सब प्रोजेक्ट का पार्ट है, बट मेंटेनेंस इज नॉट कम्स अंडर प्रोजेक्ट पार्ट। मेंटेनेंस नॉट कम्स अंडर प्रोजेक्ट पार्ट, मेंटेनेंस विल नॉट कम अंडर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट फीचर है डेफिनेट टाइम लिमिट के बाद डी नंबर। डी इज यूनिकनेस। एवरी प्रोजेक्ट इज यूनिक। आप रियल एस्टेट का ही प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रीवियस प्रोजेक्ट में और न्यू प्रोजेक्ट में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर लगेंगे, 100% सेम नहीं रहता। हर प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक है, आपकी लर्निंग भी कुछ अलग रहती है। चाहे सेम नेचर के प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो भी 100% चीजें मैच नहीं करती, डिफरेंसेस तो होंगे ही। तो हर प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट है। एवरी प्रोजेक्ट इज यूनिक एंड नो टू प्रोजेक्ट आर एग्जैक्टली सिमिलर। No two projects are exactly similar. No two projects, हर प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक है। No two projects are exactly similar. कोई भी दो प्रोजेक्ट एज इट इज सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का ही कोई प्रोजेक्ट है, तो आपने कहा सर कंस्ट्रक्शन ही तो है, पर क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होंगे अलग अलग जगह पर, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होंगे, या जो आपकी मैन पावर का जो तरीका है काम करने का वो अलग तरह का होगा, मटेरियल अवेलेबिलिटी अलग होगी। तो हर प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक है, कोई भी टू प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, इसलिए आपकी लर्निंग भी हर प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके की है। नेक्स्ट इज टीम वर्क। ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स एरियाज। एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट एरियाज इन्वॉल्व हैं, किसी प्रोजेक्ट में डिफरेंट एरियाज इन्वॉल्व हैं, इसलिए डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स भी आपको चाहिए होते हैं। A project consists of diverse area and it need expert person of different disciplines. तो टीम वर्क, एक प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स एरिया, किसी प्रोजेक्ट में डिफरेंट एरिया इन्वॉल्व हैं और इसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, उसमें फायर सेफ्टी का क्लॉज है, या वाटर प्रूफिंग का काम है, या उसमें लैंडस्केपिंग का कोई काम है, या ग्राउंड का कोई काम है। तो एक प्रोजेक्ट, एक बड़े प्रोजेक्ट में कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग वर्क होते हैं और डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट्स आपको चाहिए। अब कोई मटेरियल का एक्सपर्ट है तो जरूरी तो नहीं है कि वो फायर सेफ्टी को भी जानता हो, या फायर सेफ्टी वाला है तो वो लैंडस्केपिंग को जानता हो, या वाटर मैनेजमेंट को जानता हो, वाटर प्रूफिंग को जानता हो। तो किसी प्रोजेक्ट में डिफरेंट एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के वर्क इन्वॉल्व हैं। ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिफरेंट एरियाज। जितना मेजर प्रोजेक्ट होगा उतने एक्सपर्ट्स भी आपको चाहिए होंगे। तो ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स एरिया एंड इट नीड एक्सपर्ट पर्सनल स्पेशलाइज्ड पर्सन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प नहीं ले रहे हो तो हो सकता है उस प्रोजेक्ट में कोई मेजर फ्लॉ रह जाए। फॉर एग्जाम्पल वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आ जाए आगे जाके। तो कोई प्रोजेक्ट अगर आपने प्लान किया और एक्सपर्ट ओपिनियन आपने नहीं ली है तो हो सकता है उस प्रोजेक्ट में आगे के लिए कोई मेजर फ्लॉ, कोई ब्लंडर हो जाए और आपका पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाए। आपने मनी सेव करने के लिए या आपने सोचा कि ग्रांटेड ले लिया, उसको चलो कर देते हैं, हो ही जाएगा, और एक्सपर्ट ओपिनियन आपने लिया नहीं और कोई ऐसा मेजर फ्लॉ हो गया कि पूरा प्रोजेक्ट ही आगे जाके फेल हो जाए, पॉसिबिलिटी है इसमें। तो टीम वर्क है तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हमें चाहिए होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जितना मेगा प्रोजेक्ट होगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ने लगती है। तो प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी भी इन्वॉल्व होती है। कोई भी एरर एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट। कॉम्प्लेक्सिटी भी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोजेक्ट का। तो ए प्रोजेक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिफरेंट एरियाज। तो कोई प्रोजेक्ट में बहुत सारे काम होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी इन्वॉल्व होती है। तो ए प्रोजेक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू डिफरेंट फील्ड। एग्जाम्पल के लिए टेक्नोलॉजिकल सर्वे करना, विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज आर देयर? टेक्नोलॉजिकल सर्वे करना। अब जो सर्वे करने वाली टीम है वो एक्सपर्ट हो, वो नॉलेजेबल हो, ये इंपॉर्टेंट है।
चूजिंग एन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, किस वर्क के लिए कौन सी सूटेबल टेक्नोलॉजी होगी उसकी नॉलेज होना चाहिए। वर्ल्ड में कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सर्वे के लिए बेटर टेक्नोलॉजी क्या अवेलेबल है हमारे पास, उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जैसे कि टेक्नोलॉजिकल सर्वे करना, ये एक नॉलेज वाला टास्क है, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट अच्छे होने चाहिए इसके लिए। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को चूज करना, सही टेक्नोलॉजी क्या होगी उसको चूज करना। हमें कोई प्रोजेक्ट को कितने टाइम में कितनी कॉस्ट में कंप्लीट करना है, तो टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसमें। किसी प्रोजेक्ट को आपको विद इन द बजट, विद इन द टाइम लिमिट कंप्लीट करना है और मेगा प्रोजेक्ट है, तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो टेक्नोलॉजिकल सर्वे कराना कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो टेक्नोलॉजी वर्क करेगी कि नहीं, वो रिसोर्सेज आपके पास उतने हैं कि नहीं उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। तो टेक्नोलॉजिकल सर्वे करना, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करना, फिर मशीन्स वगैरह का प्रोक्योरमेंट करना, मशीन्स और इक्विपमेंट कैसे लगेंगे उनका प्रोक्योरमेंट करना, हायरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपुल, उस प्रोजेक्ट के लिए सही तरह की मैन पावर आप ले रहे हो कि नहीं, और अरेंजिंग फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, अरेंजिंग फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल सर्वे, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन, मशीन एंड इक्विपमेंट प्रॉपर सिलेक्शन, करेक्ट टीम होनी चाहिए और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट, ये सारी चीजें। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो कोई भी प्रोजेक्ट के साथ होगी, प्रोजेक्ट तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ही। सर्वे करना, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना, मशीन इक्विपमेंट सही चूज करना, करेक्ट मैन पावर हायर करना, फाइनेंस का मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही। उसके बाद किसी प्रोजेक्ट में मेगा प्रोजेक्ट जो होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, सारे वर्क इन हाउस नहीं कर सकते आप। भाई बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास सारी इन हाउस फैसिलिटी अवेलेबल है तो अलग बात है, नहीं तो कई ऐसे काम होते हैं जो आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी पड़ती है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब, फॉर एग्जाम्पल रेलवे का कोई प्रोजेक्ट है, रेलवे का कोई प्रोजेक्ट है और हमें यहाँ पे रेलवे लाइन बनानी है, तो रेलवे के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल, रेलवे के पास तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अपने खुद के इन हाउस डिपार्टमेंट है रेलवे के, तो रेलवे के इन हाउस ही बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, पर तो भी कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो रेलवे को आउटसोर्स करने पड़ते हैं, जो रेलवे को भी बाहर किसी और को सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान लो प्लेटफॉर्म बनना है और ऑप्टिकल फाइबर बिछनी है, ऑप्टिकल फाइबर बिछनी है, या वहां पर राउटर वगैरह लगने हैं, नेट कनेक्शन देने हैं, सिग्नलिंग का कोई वर्क है, फ्री वाईफाई कनेक्शन देने हैं, तो हर चीज तो रेलवे के पास इन हाउस नहीं है, तो कई चीजों के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर वर्क के लिए मैं एक अलग कंपनी स्टैब्लिश करूं इन हाउस कराने के लिए। मुझे अपना प्रोजेक्ट विद इन 2 ईयर स्टार्ट करना है और 10 वर्क चाहिए, 10 टाइप के टीम चाहिए, 8 मेरे पास इन हाउस हैं, अब बाकी 2 जो नहीं है, क्या उसके लिए मैं कंपनी स्टैब्लिश करके पहले उसको शुरू करूं, प्लस नई कंपनी स्टैब्लिश करूंगा अभी तो तुरंत तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो जाएगी। तो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनीज हैं, जो बड़े प्लेयर मार्केट में हैं, हम उनको सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके उनकी हेल्प ले लेंगे। आपके पास कितना ही इन हाउस रिसोर्सेज हो, कुछ रिसोर्सेज हमें बाहर से भी हेल्प लेने पड़ते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के द्वारा हम उस काम को करा सकते हैं। तो रेलवे वगैरह के भी टेंडर वगैरह जब होते हैं अलॉट, तो प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करता है रेलवे या कोई आईटी कंपनी, कोई भी कंपनी, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह भी की जाती है। जैसे बड़े बड़े बिल्डर हैं, अब गोदरेज अगर ऑल इंडिया 50 रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट चला रहा है, तो क्या गोदरेज के पास सारी खुद की मशीनें, सारी खुद की मैन पावर, सारा मटेरियल खुद का है क्या, कि एक साथ 50 प्रोजेक्ट को रन करेंगे? नहीं, वो क्या करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। कोई और कंपनी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह में अच्छा काम किया हो, उनको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देंगे और मॉनिटरिंग खुद देखते रहेंगे। किसी और को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देंगे कुछ पार्ट के लिए या पूरे पार्ट के लिए, और मॉनिटरिंग करते रहेंगे, रिपोर्टिंग लेते रहेंगे। तो एक क्लॉज होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग के द्वारा भी वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं ताकि टाइमली प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए और एक्सपर्ट्स की हेल्प हमें मिल पाए। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना। तो सम ऑफ द एक्टिविटीज आर एंट्रस्टेड
some of the activities are entrusted subcontractor to reduce the complexity of the project, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं उस पर्टिकुलर काम को वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस है उस काम में, तो सब कॉन्ट्रैक्टर को सब कॉन्ट्रैक्टिंग के द्वारा कुछ वर्क असाइन कर देते हैं जिससे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए। और ये एडवांटेजियस है, ये बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी जब रिड्यूस हो जाएगी तो प्रोजेक्ट मैनेजर और कामों में बेहतर फोकस कर पाएगा। प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा वो और चीजों पे ध्यान लगा पाएगा और वर्क को बेटर कर पाएगा। अगर एक पर्सन के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो और भी वर्क उस पर लोड डाल दिया जाए तो वो उतनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, और कुछ वर्क कुछ लोड अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो वो अपने काम को और बेटर कर सकता है। ठीक, यही बताना चाह रहे हैं। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी प्रोजेक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, और ये एडवांटेजियस होता है क्योंकि प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी अगर रिड्यूस हो जाएगी तो प्रोजेक्ट मैनेजर कैन कोऑर्डिनेट द रिमेनिंग एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट मोर एफिशिएंटली। यही लिखा है देखो, तो प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी अगर रिड्यूस हो जाएगी तो प्रोजेक्ट मैनेजर कैन कोऑर्डिनेट द रिमेनिंग एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट मोर एफिशिएंटली, मोर इफेक्टिवली, and it also improve the quality of the project. It also improve the quality. तो जो भी आप वर्क कर रहे होंगे उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के द्वारा प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम कर सकते हैं, वर्कलोड को कम कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो टाइम बचेगा वो अपना बाकी वर्क पे फोकस करके और टीम के साथ बेटर वर्क करके क्वालिटी को बेटर कर सकता है और अच्छा वर्क कर सकता है। उसके अलावा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। एनी प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग सम रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, आप कितने ही एक्सपीरियंस्ड हो, 100% परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। रियल लाइफ में क्या चैलेंजेस आएंगे आप सारी चीजें पहले से प्री इवेल्युएट नहीं कर सकते। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे और एक्सपर्ट्स के सजेशन के बेसिस पे कुछ चीजें तो आप आइडिया लगा सकते हैं। 100% रियल लाइफ में क्या होगा यू कांट इमेजिन और यू कांट इवन फोरकास्ट दैट। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट तो सम एजम्पशंस यू कैन टेक लाइक कि लेबर प्रॉब्लम हो सकता है, मटेरियल सप्लाई में अफेक्ट for some time, financial issue may be there, but you can't forecast कि earthquake situation will be there or political crisis will be there or rights like situation will be there, you can't imagine that ना। तो प्रोजेक्ट में आप ये तो आइडिया लगा सकते हो कि लेबर भाग जाए या पैसे की प्रॉब्लम हो जाए, कोई वेदर का इशू हो जाए, पॉल्यूशन का इशू हो जाए, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये आप फोरकास्टिंग कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। पर अर्थक्वेक आ जाएगा या दंगे भड़क जाएंगे या पॉलिटिकल कोई इशू हो जाएगा, ये आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो कैसा भी प्रोजेक्ट हो रिस्क और अनसर्टेनिटीज उसमें इन्वॉल्व होते ही है। किसी भी प्रोजेक्ट में रिस्क और अनसर्टेनिटी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, होता ही है। ठीक, नेक्स्ट इज कस्टमर स्पेसिफिक। कस्टमर स्पेसिफिक, जिस क्लाइंट ने आपको जो प्रोजेक्ट दिया है उसकी नीड को समझते हुए प्रोजेक्ट को वर्क करना। जिस क्लाइंट ने आपको जो वर्क दिया है उसकी नीड को समझते हुए, उसकी नीड को इग्नोर नहीं करना, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको केयरफुली सारी चीजों पे वर्क करते हुए वैसा ही उसको डिलीवर करना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर नहीं होगा तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो खराब होगी, और मार्केट में अगर एक नेगेटिव चला जाए कि आपका जो आपने जो कमिट किया वो आपने डिलीवर नहीं किया, तो आगे से प्रोजेक्ट कौन देगा आपको। टीसीएस जैसी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक के प्रोजेक्ट मिलते हैं क्योंकि उनकी इमेज अच्छी है। जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए, ऑन टाइम किए, एरर कम आए, एक्यूरेसी अच्छी रही, ये सब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, तो ही तो उनको और भी प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो कस्टमर स्पेसिफिक तो होना ही चाहिए। कस्टमर स्पेसिफिक तो इवन आप कोई प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो, जहां पर पब्लिक डीलिंग है, जहां पर कस्टमर से इंटरेक्शन है, क्लाइंट से इंटरेक्शन है, कोई और आपसे कोई चीज परचेज कर रहा है, चाहे कोई प्रोजेक्ट आपको दे रहा हो या आपसे कोई सिंपल समोसा ब्रेड पकौड़ा परचेज कर रहा हो, कुछ भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव मार्केट में यू कांट सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है,
तो कस्टमर स्पेसिफिक तो होना ही चाहिए। कोई भी बिजनेस जहां पर क्लाइंट से इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी बिजनेस कस्टमर सेंट्रिक होना ही चाहिए। तो कस्टमर स्पेसिफिक नेचर, इस पे भी एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ईएस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी एक क्वेश्चन आया था कि जो बिजनेस है उसकी जो टीम है वो टीम पेशेंस वाली होनी चाहिए, कस्टमर को केयरफुली सुने, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करे, एक्सक्यूजेज ना दे। भाई एप्पल जैसी कंपनी की कोई चीज आप तुरंत परचेज कर लेते हो, लाइन लगती है परचेज करने के लिए, और वहीं पर एक दूसरी कंपनी है 50% डिस्काउंट पर भी सेल करेगा, लोग नहीं खरीदेंगे, ऐसा क्यों? इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारे मोबाइल रोज लॉन्च होते हैं, इतनी सारी कारें लॉन्च होती हैं, पर हर जगह तो आपको नहीं सुनने को मिलता कि लाइन लग रही है, लोग अपनी किडनी बेच दे रहे हैं मोबाइल के लिए। इस तरह की न्यूज तो आपको नहीं सुनाई देती बाकी जगह। ब्रांड वैल्यू की तो पावर है ना ये। तो जो आपको, और हर चीज आपके ब्रांड को, हर चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। आपका टॉप मैनेजमेंट कैसा है, अब सुनो ध्यान से, हर चीज आप लिख नहीं सकते, ये समझने का ही टॉपिक है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी पर आया था कि जो टॉप मैनेजमेंट की साइकोलॉजी है, क्या वो टॉप टू बॉटम पूरे में रिफ्लेक्ट करती है? अच्छा, उससे भी ऊपर कंपनी का जो ओनर है, कंपनी का ओनर किस माइंडसेट का है, वो चीज मैनेजमेंट में रिफ्लेक्ट होती होगी। मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट, फिर उसके नीचे सेल्समैन, टॉप टू बॉटम सब में रिफ्लेक्ट होगी जो साइकोलॉजी होगी। अगर ओनर ही केयरलेस होगा, या वो कस्टमर के लिए कोई कंसर्न नहीं है, बस मनी आ जाए उसके बाद कंसर्न नहीं है, रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं, कोई फीडबैक सिस्टम भी नहीं बना रखा, तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन तो नहीं कर पाएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। हो सकता है कि वो एक बार पैसा कमा ले, या कई बार ऐसा भी होता है कोई न्यू प्लेयर होता है तो शुरू में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सब प्रॉपर रिप्लाई देंगे, कोई क्वेरी है प्रॉपर, सब कुछ चैनल अच्छा बना होगा, पर जब वो एक्सपेंशन करने लगते हैं, अपनी लिमिट से ज्यादा एक्सपेंशन कर देते हैं, फिर वो संभाल ही नहीं पाते, ओनर को भी नहीं पता लगता नीचे क्या हो रहा है। ठीक है, इसके लिए फीडबैक सिस्टम बहुत जरूरी है, और फीडबैक सिस्टम ओनर खुद भी देखता हो, फीडबैक ओनर को खुद भी पता लगते हो। ठीक है, क्योंकि अगर ओनर अगर चीजों को ट्रैक नहीं करेगा तो उसके नीचे करप्शन वगैरह शुरू हो जाएंगे, सर्विस प्रॉपर नहीं मिलेगी, एम्प्लॉय जो होंगे वो 30 डेज काउंट करेंगे, बस सैलरी आ जाए, हमें क्या मतलब, कस्टमर आए या जाए, इस तरह का एटीट्यूड आने लगता है। अगर ऊपर से टॉप मैनेजमेंट अगर स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट मतलब जो उसको अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी देनी है वो दे रहा है, पर वर्क भी जो है सिस्टमैटिक डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, उसको लेकर भी वो स्ट्रिक्ट है। मतलब स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये नहीं कि पे नहीं कर रहे हो एम्प्लॉय को और वर्क बहुत ले रहे हो, ये मतलब नहीं स्ट्रिक्ट का। यहां स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि टीम एम्प्लॉय की पूरी केयर कर रही है, एम्प्लॉय के भी कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कंपनी उसको एड्रेस करती है, प्रॉपर चैनल बना हुआ है, किसी भी चीज को वो इग्नोर नहीं करते। एक प्यून भी हो, एक कोई स्वीपर हो, चाहे कोई मैनेजर हो, हर किसी को ध्यान से केयरफुली सुनते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं, प्रॉम्प्ट एक्शन भी होता है। अगर कंप्लेंट मैनेजमेंट को जा रही है और मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा, 1 केस में, 2 केस में, 3 केस में, तो कंपनी की जो इमेज है वो एम्प्लॉय में खराब होने लगेगी। धीरे धीरे ये मैसेज कंपटीटर को भी जाएगा, कंपटीटर भी इस चीज को मिसयूज करेगा और मार्केट में एक नेगेटिविटी फैलाएगा। कुछ समझ आ रहा है? आप ये बताओ, अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट विजिलेंट है, चीजों पर नजर रखता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है, यही तो काम है मैनेजमेंट का, और अपने एम्प्लॉय के लिए कंसर्न भी हो, उनका हेल्थ इशू है या उनको हेल्थ इंश्योरेंस देना है या प्रॉपर इंक्रीमेंट बोनस होने चाहिए, उनकी वर्क के हिसाब से उनको पे कर रहा हो, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना कर रहा हो, जो वर्किंग आवर्स हैं उतने ही काम लिया जा रहा हो, जो वीकली ऑफ है वो उसको ऑफ मिलता हो, तो कंपनी को एम्प्लॉय को जो बेनिफिट देने हैं वो दे रहा है। और एम्प्लॉय की कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो मैनेजमेंट को भेजे, मैनेजमेंट उस पर एक्शन भी लेता है। पर अगर मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, 1 केस में, 2 केस में, 3 केस में, तो एम्प्लॉय में क्या मैसेज जाएगा कि कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे ही बोल देते हैं अक्सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, क्या बोलते, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है प्रॉपर एक हायरार्की बनी हो, चैनल बना हो, चीजों को एड्रेस करता हो, विजिलेंट हो, केयरफुल हो। और कंपटीटर, अगर कंपनी में ये कमियां हैं तो कंपटीटर उसका एडवांटेज लेगा, वो अपना बेटर करके आपसे आगे निकल जाएगा और मार्केट में एक निगेटिविटी फैला सकता है। कंपटीशन भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन डजंट मीन राइवलरी, लिसन केयरफुली दिस टर्म, कंपटीशन डजंट मीन राइवलरी, कंपटीशन का मतलब दुश्मनी नहीं होता, कंपटीशन इज अ गुड थिंग बट इन अ पॉजिटिव सेंस, competition is a good thing but in positive sense, means
competition is very much important to explore yourself, to explore your true potential, to prove yourself. अगर कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, आपको लगता है कि सर मैं तो बहुत कैपेबल हूं, और आप अकेले हो, कोई आसपास है ही नहीं, तो कैपेबल किसके रेफरेंस में? आप कितने कैपेबल हो, आपको तो आप एक ही आप सिंगल हो, तो कैसी कैपेबिलिटी? उसका कोई पैरामीटर नहीं बन पाएगा। कोई मैराथन हो रही है और सिंगली सिर्फ आप रन कर रहे हो, ओनली 1 पर्सन इज रनिंग, तो उस मैराथन का कोई पर्पस नहीं है। कंपटीशन रियल मीनिंग इज कंपटीशन डजंट मीन राइवलरी, ये मीनिंग नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन मीनिंग इज, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है इकोनॉमिक बेनिफिट, मार्केट सबके लिए ओपन है, मार्केट सबके लिए ओपन है, और वन कंपटीटर सेकंड कंपटीटर से ज्यादा एफर्ट कर रहा है आगे निकलने के लिए, अपने माइंड से वो गेम खेल रहा है, वो कोई निगेटिव पाथ नहीं ले रहा, वो कोई डैमेज करने वाला पाथ नहीं ले रहा, राइवलरी नहीं कर रहा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है एब्सेंस ऑफ राइवलरी, एब्सेंस ऑफ राइवलरी। राइवलरी जरूर ऑप्शन लिखेगा, आपके एग्जाम में आया था। परफेक्ट कंपटीशन जब होगा तो लिखेगा क्या राइवलरी? नहीं, राइवलरी का कोई मतलब नहीं है कंपटीशन में। कंपटीशन का सही मतलब है आपके ट्रू पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके बाहर लाना, कि आप जिस भी वर्क में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कंपनी चला रहे हो, इकोनॉमिक बेनिफिट अगर कहीं बात है तो आप सबके लिए मार्केट ओपन है। आप अपनी स्ट्रेटजी अच्छी करो, प्लानिंग अच्छी करो, मैनेजमेंट अच्छा करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, जिससे आप बेटर परफॉर्म कर पाओ, और वो पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, जो आपको भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा कि मैं औरों से अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, मैं औरों के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, मैं कुछ सही वर्क कर रहा हूं, इससे आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन कभी पूछे तो राइवलरी वर्ड नहीं होना चाहिए। लोग करते यही काम है, राइवलरी की तरह लेते हैं कंपटीशन को। दो तरीके आगे बढ़ने के, या तो मैं अपने बगल वाले को देखकर, अपने साइड वाले को देखकर और बेटर परफॉर्म करूं, और एफर्ट करूं, और हार्ड वर्क करूं, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। और दूसरा तरीका क्या होता है कि अपने साइड में जो लोग भाग रहे हैं उनको पीछे खींच दो, निगेटिव प्रोपेगेंडा, निगेटिव पब्लिसिटी, फेक एडवर्टाइजमेंट, ऐसा करके उनको डिफेम करना या पीछे लाना, उनकी ब्रांड वैल्यू को डैमेज करना। तो कंपटीशन का रियल सेंस ये है कि बेटर परफॉर्म करना और बेटर करते जाना विदाउट एनी राइवलरी। तो कस्टमर स्पेसिफिक तो होना ही चाहिए, और फीडबैक का भी एक कंसेप्ट रखना चाहिए। अगर आप वाकई में कस्टमर के लिए कंसर्न हो तो फीडबैक का भी एक वो ऑप्शन रहना चाहिए कि आप फीडबैक में बता पाओ, और फीडबैक को हायर मैनेजमेंट देखता हो कि हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कस्टमर का क्या फीडबैक है इस पर। हमें लग रहा है हम अच्छा कर रहे हैं, कस्टमर तक वो चीज सही जा रही कि नहीं जा रही। तो कस्टमर स्पेसिफिक नेचर, it is the responsibility of any organization, it is the responsibility of any organization to go for project or services that are suitable to customer needs. It is the responsibility of any organization, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, वो जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो या कोई सर्विस दे रही हो, वो कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। अगर कोई क्लाइंट हमें कोई प्रोजेक्ट दे रहा है तो प्रोजेक्ट हमें उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग वर्क करके देना है, या कुछ चीजें ऐड कर दें जिसमें इसको और बेटर लगे, जिससे हमें और भी प्रोजेक्ट मिल पाएंगे आगे। तो कस्टमर स्पेसिफिक नेचर भी प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू गो फॉर प्रोजेक्ट और सर्विसेज दैट आर सुटेबल टू कस्टमर नीड्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, चेंज। आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आज आपने जनवरी मंथ में प्लान किया कि मुझे ये प्रोजेक्ट ऐसे करना है, और 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है, सराउंडिंग में कुछ चेंजेस आने लगे जो आपको पहले नहीं पता थे, तो क्या आप उसी ट्रैक पर चलते रहोगे जो आपने जनवरी में प्लान किया था? बताओ मुझे। मैंने एक एग्जांपल आपसे पूछा कि कोई प्रोजेक्ट पे आपने जनवरी में काम स्टार्ट किया, और जो टेक्नोलॉजीज वगैरह आप यूज कर रहे थे, जुलाई में कुछ अपडेशन हो गया है, ग्लोबली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो और बेटर है, तो क्या आप जिस प्लान पर चल रहे थे उसी प्लान पे चलते रहोगे? मतलब बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में देखेंगे, अपने सराउंडिंग में देखेंगे ही नहीं क्या? क्या आपको सराउंडिंग से अवेयर नहीं होना चाहिए? कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी है क्या, तो भी आपको अपने सराउंडिंग से अवेयर नहीं रहना है? क्या पता कोई टेक्नोलॉजी आ गई हो जो टाइम और कॉस्ट दोनों सेव कर रही हो। तो एक तरह से चेंज, एडेप्टेबिलिटी,
चेंज भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको विजिलेंट होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए सराउंडिंग से भी, और फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि जो हमने प्लान कर लिया है बस अब यही करेंगे, जो प्लान कर लिया है बस अब यही करेंगे। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कहने का मतलब। तो ए प्रोजेक्ट मस्ट नॉट बी रिजिड, ए प्रोजेक्ट मस्ट नॉट बी रिजिड इन इट्स लाइफ स्पैन। चेंजेस अगर रिक्वायर्ड हैं और वो पॉजिटिव चेंजेस हैं तो वो करने पड़ सकते हैं जो आप पहले से प्लान नहीं किए। तो चेंज ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है प्रोजेक्ट का। ए प्रोजेक्ट मस्ट नॉट बी रिजिड इन इट्स लाइफ स्पैन। चेंजेस अकर्स throughout the lifespan of a project as a natural outcome of many factors, for example environmental factors। तो कोई प्रोजेक्ट रिजिड होकर आप नहीं इस पर वर्क कर सकते, आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा, कई सारे चेंजेस टाइम टाइम पर आते रहते हैं। द चेंजेस मे वेरी फ्रॉम स्मॉल और मेजर, माइनर टू मेजर चेंजेस। चेंजेस आपको छोटे भी करने पड़ सकते हैं, बड़े भी करने पड़ सकते हैं, जिस जैसा उसका प्रोजेक्ट पर इफेक्ट हो, जैसा वो प्रोजेक्ट को अफेक्ट करता हो उसके हिसाब से। अब ऐसी कोई चीज नहीं बोली अभी तक जो रटने की चीज हो। कोई भी प्रोजेक्ट में कॉमन पॉइंट्स आप खुद सोच रहे हो, हाँ सर ये तो होना चाहिए, तो रट्टाफिकेशन के चक्कर में मत पड़ना, या एज इट इज लाइन रटनी है ऐसा भी नहीं है। पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा हो, हाँ सर प्रोजेक्ट के लिए मैं सोच रहा हूं कि जैसे मैं ही कोई प्रोजेक्ट लगाऊं तो क्या मैं ये काम करूंगा, क्या ये करूंगा, उस तरह सोचो। बुक की बुकिश लैंग्वेज या रट्टाफिकेशन में मत जाओ। आप सिंपली सोचो कि मैं एक प्रोजेक्ट लगाने वाला हूं, क्या मैं ये चीजें करूंगा, जो आप करोगे वही बुक वाले ने भी लिखी है। ये कहीं और से कोई स्टैंडर्ड नहीं लिया गया अमेरिका से। जब प्रोजेक्ट इतने सारे प्रोजेक्ट बने हैं उनमें ये चीजें आई हैं, वहीं से बुक वाले ने भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कोई रटने वाली चीजें या कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह फार्मूला नहीं है, जनरल टर्म्स हैं। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट वही है, सराउंडिंग को देखते हुए जो चेंजेस करने पड़े वो करना। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट का मतलब यहां पर यही, मटेरियल अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई और टेक्नोलॉजी आ गई, तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना। वही जो चेंज वाला पॉइंट लिखा है, आप चाहो तो उसके साथ लिख लो, या रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट करके वर्ड है तो भी एक ही बात। फोरकास्टिंग करना, आप कोई प्रोजेक्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं तो एक फोरकास्ट लेकर आप चले हैं कि ये प्रोजेक्ट जब ऑपरेशनल होगा, फॉर एग्जांपल हल्दीराम कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है और हल्दीराम कंपनी कह रही है कि अब हम लोग सैंडविच बनाने की और बर्गर बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे और पैकेट्स में सप्लाई करेंगे। तो उनका एक फोरकास्ट है कि इंडिया में मैकडोनल्ड जैसी कंपनी और कई सारे बर्गर किंग इस तरह की कई कंपनीज हैं, एक कम्पिटिटिव मार्केट है और इतना बड़ा मार्केट है कि हल्दीराम की एक ब्रांड वैल्यू है, और हम भी एक प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसमें हम लोग इस तरह के फास्ट फूड बनाएंगे, स्नैक्स वगैरह बनाएंगे, फास्ट फूड और बढ़ाएंगे, अपनी वैरायटी को इंक्रीज करेंगे। अभी तो हमारे रेस्टोरेंट में अवेलेबल होता है, अब हम पैकेजिंग करके सेल करेंगे इन सब चीजों को। तो उनका एक फोरकास्टिंग है मार्केट को लेकर, उनका एक फोरकास्ट है मार्केट को लेकर, मार्केट के हिसाब से। और 2 इयर्स के बाद, अगर मान लो 1 ईयर के बाद गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आ गई कि ट्रांस फैट वाला कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में सेल नहीं होगा, कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। ट्रांस फैट वाला कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में सेल नहीं होगा। हार्ट डिजीज वगैरह इतनी हो रही हैं, यूथ को हेल्थ इश्यूज इतने हो रहे हैं क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। एक पॉलिसी आ गई और उस पर बैन कर दिया ट्रांस फैट वाली चीजों को। जंक फूड में ट्रांस फैट होते हैं। तो फोरकास्टिंग, एक कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर आपका एक फोरकास्ट होता है, आपका एक विजन होता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसे चलेगा। कभी इवन आप कोई प्रॉपर्टी भी परचेज करते हो तो आपका एक विजन होता है, मैं इस पर ये बनाऊंगा। 100% वो फुलफिल हो नहीं पाता, पर प्लानिंग आप करके चलते हो आइडियल सिचुएशन कि मैं एक हाउस बनाऊंगा, इतना बड़ा पार्क होगा, इधर ये वाले फ्लावर होंगे, एक इमेज बन जाती है माइंड में। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो भी ऐसा होता है। तो आप एक फोरकास्ट कर लेते हैं कि ये मेरा आइडिया है, ये प्रोजेक्ट जब ऑपरेशनल होगा इतना रेवेन्यू जनरेट करेगा, इतनी पैकेजिंग होगी, इतनी सप्लाई होगी, इस लेवल का प्रोजेक्ट होगा। एक फोरकास्ट आपका है, पर समय समय पे फोरकास्ट को चेंज भी करना पड़ सकता है सराउंडिंग में चेंजेस के अकॉर्डिंग। अगर गवर्नमेंट ने जंक फूड को बैन कर दिया, क्या तो भी आप प्रोजेक्ट लगाते रहेंगे? क्या तो भी आप उसी चीज पे काम करेंगे, चेंज नहीं करेंगे? फोरकास्टिंग से मतलब ये है। तो कोई फोरकास्ट, कोई प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हैं, कितना कैपिटल उसमें आप लगा रहे हो, कितना रिवेन्यू आपको लगता है उससे आ जाएगा, कितनी कैपिटल आप लगा रहे हैं, कितना उससे रिवेन्यू आपको आने का आइडिया है, कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है, ये सब फोरकास्ट किसी प्रोजेक्ट में पहले से कर लिया जाता है। ठीक है,
तभी आप कोई प्रोजेक्ट लगाओगे। तो फोरकास्टिंग द डिमांड, अगर आप कोई चीज सेल करने वाले हो, कोई प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो, तो डिमांड कितनी होने वाली है आगे जाकर, आप वो आइडिया लगा लेते हो। तो फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर एनी प्रोजेक्ट और सर्विस, या आप प्रोजेक्ट बेचने वाली कंपनी हो, आप प्रोजेक्ट पे ही काम करते हो, टीसीएस जैसी कंपनी हो, तो वो तो भी अनुमान लगाना। तो फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर एनी प्रोजेक्ट और सर्विस दैट द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, प्रोजेक्ट जो चीज प्रोड्यूस करने वाला है, जिस चीज का प्रोजेक्ट लग रहा है उससे आगे क्या बनने वाला है, तो मार्केट की डिमांड वगैरह कैसी है। मैं कोई प्रोजेक्ट लगाने वाला हूं, तो वो प्रोजेक्ट से क्या चीज बनेगी आगे जाकर, वो सीमेंट का प्रोजेक्ट है, या वो बर्गर बनाने का प्रोजेक्ट है, या वो बिस्कुट का प्रोजेक्ट है, क्या चीज बनने वाली है। तो फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर एनी प्रोजेक्ट और सर्विस दैट द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओनली इफ द फोरकास्ट गिव पॉजिटिव इंडिकेटर, तब तो हम उस पर आगे बढ़ना चाहिए। फोरकास्ट अगर पॉजिटिव इंडिकेटर दे रहा है, तब तो हमें गो अहेड जो है वो उस पर कर देना चाहिए, ओके कर देना चाहिए। पर अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो या तो हम वहीं पर रुक जाएं, या उसको मॉडिफिकेशन करके कुछ और काम की तरफ ले जाएं। तो फोरकास्टिंग द डिमांड, फोरकास्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी प्रोजेक्ट का। तो फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर एनी प्रोजेक्ट और सर्विस, जो प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करने वाला है आगे जाकर, तो ओनली इफ द फोरकास्ट गिव स्पेसिफिक पॉजिटिव इंडिकेटर, ओनली इफ द फोरकास्ट गिव पॉजिटिव इंडिकेटर द प्रोजेक्ट इज टेकन अप फॉर फर्दर स्टडी। तो अगर पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं, तब तो हमें और फर्दर इस पे आगे बढ़ना चाहिए। Thus, all project involve forecast, and in view of the importance attached to forecast, they must be accurate and based on sound fundamental। और जो फोरकास्टिंग आप कर रहे हैं, जो आप भविष्यवाणी अपने प्रोजेक्ट को लेकर कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो सिर्फ हवा हवाई ना हो, वो साउंड फंडामेंटल्स पर बेस्ड हो। जैसे मैं आपसे एग्जांपल एक बोलूं कि बर्गर के लिए फैक्ट्री लगानी है, तो जो ऑलरेडी मार्केट में प्लेयर अवेलेबल हैं, मैं मार्केट सर्वे करवाऊंगा कि नहीं, कि ऑलरेडी जो प्लेयर हैं वो कितने % प्रॉफिट पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। मैं कोई बिजनेस में इंटर करने जा रहा हूं, तो क्या बस ऐसे ही मुझे रात को ड्रीम आया और मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं कोई प्रोजेक्ट लगाने वाला हूं, तो मार्केट सर्वे तो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कोई ऑफलाइन सेंटर ओपन करे आज की डेट में, है ना। ऑफलाइन सेंटर में एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसको कहीं से जोड़िए नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, रियल लाइफ में आपसे ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसीज लास्ट 7 ईयर में लगातार ड्रॉप हो रही हैं। एक टाइम पे 2010 में 650 प्लस वैकेंसीज होती थी, आज 168 पर आ गई हैं। और आज के टाइम में कोई ऑफलाइन सेंटर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ओपन करे, तो बिल्डिंग की कॉस्ट या रेंटल होगा उसका, उसमें इंटीरियर करवाना, प्रॉपर एक सेटअप बनाना, उतनी मैन पावर को लगाना, उनको सैलरी टाइमली पे करना, एक अच्छी खासी कॉस्टिंग आ जाएगी उसमें, ठीक है। और जितनी बड़ी कंपनी होगी वो उतना शो ऑफ करना चाहेगी, चमक धमक करना चाहेगी, कि रोड पर चलते हुए एकदम चारों तरफ इतनी तेज चमक आए कि लोग देख ही ना पाए, इतना चमकने वाला बोर्ड लगाया जाए। तो अगर वो मार्केट सर्वे करते, तो जो ऑलरेडी उस फील्ड में पुराने प्लेयर हैं, वो ईएस में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा बिजनेस है, अगर वो, क्योंकि बिजनेस प्योर बिजनेस कर रहे हैं, तो मार्केट में सर्वे करके अगर वो पता कर लेते, तो क्या वो ओपन करते। और ये तो आपको सबको पता है कि ईएस में जो जॉब का ट्रेंड है, ऑफलाइन में उतना इन्वेस्टमेंट करना कोई कंपनी के तौर पर अगर कर रहा है, तो वो फिजिबल नहीं है, सबको मालूम है। पर अगर कोई कंपनी उस चीज में इंटर कर रही है, तो उसके हायर मैनेजमेंट और सलाहकार, सजेशन देने वालों पर क्वेश्चन मार्क है या नहीं, क्वेश्चन मार्क है ना। इसका मतलब उन्होंने सर्वे किया नहीं, मार्केट का उनको कुछ नहीं पता, पर क्योंकि कहीं से मनी आ गया, कहीं से फंड आ गया, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और ओपन कर दिए। तो वो क्या होना है, वो नेक्स्ट 6 मंथ में कॉलेप्स कर जाना है, विद इन 1 ईयर कॉलेप्स कर जाना है। तो ऐसा कोई भी बिजनेस हो, मैं एग्जाम्पल बर्गर वाला लूं, कि आप बर्गर बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हो, तो जो ऑलरेडी बर्गर बनाने वाले प्लेयर हैं, आप मार्केट सर्वे तो करवाओगे, आप जाके चेक तो करवाओगे भाई कितनी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रहे होंगे, फुटफॉल कितना है, कितने कस्टमर आते होंगे, ये सब सर्वे होना चाहिए। कल को आप ही जॉब करने के बाद 4-5 साल आपने जॉब कर लिया, आपने कोई स्टार्टअप खोला, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी के भी लिए, जो भी बिजनेस की तरफ सोचे।
या वो किसी जॉब में भी किसी प्रोजेक्ट का पार्ट अगर है, तो सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा मनी आप इन्वॉल्व करने वाले हो वहां पर। हो सकता है पूरी लाइफ की मनी उसमें लगाने वाले हो, या बैंक से लोन लेकर आप काम कर रहे हो, ठीक। और अगर वो फेल हो गया तो आप ट्रबल में आ जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो हर स्टेप को बड़ा ध्यान रखना है। फोरकास्टिंग जब की जाए, जब हम एक आइडिया लगाने की कोशिश करें, तो वो साउंड फंडामेंटल्स पर बेस्ड हो, फर्जी एक्सपर्ट्स ना हो सलाह देने वाले, कि जिनको खुद को नहीं पता मार्केट के बारे में, ठीक। तो साउंड फंडामेंटल पर बेस्ड हो और आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो। बहुत जरूरी है कि जो रियलिटी है आप उसको एक्सेप्ट करते हो। आप पहले क्या थे, या 50 बीघा आपके यहाँ पुदीना चलता था, या 10 हाथी रखे, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। आज की सिचुएशन के हिसाब से क्या है, उस चीज को एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। सेंसिबल व्यक्ति क्या होगा, मैच्योरिटी का मतलब ये है कि जो सिनेरियो है उसको एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना किसी भी काम में, ठीक। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जॉब लगेगी, 30,000 रुपीज सैलरी आई, पहले शूज ले लेता हूँ नाइक के 10,000 के, नेक्स्ट सैलरी आई 20,000 के कपड़े ले लेता हूँ, और कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी 2 मंथ के बाद पड़ गई, तो नाइक के शूज और वो कपड़े बेच के भी दवा का खर्चा नहीं निकलेगा। तो मैच्योरिटी क्या चीज है, सिचुएशन के हिसाब से वर्क करना, चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे आपकी पर्सनल प्लानिंग हो, जैसी सिचुएशन वैसा एक्ट करना, वैसा वर्क करना। और फोरकास्टिंग करके चीजों का आइडिया लगाते हुए कुछ रिजर्व मेंटेन करना। फोरकास्टिंग करके कुछ अपने पास वर्स्ट सिचुएशन को भी सोचकर चलना चाहिए, कि अगर ये भी हो जाए तो मैं इतनी सेफ जोन में तो रहूं, ठीक है। तो और ये जो आपके फोरकास्टिंग होनी चाहिए, 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये एजम्पशन बेस्ड है, या ये मार्केट सर्वे बेस्ड है, या दूसरे कंपटीटर के डाटा पे बेस्ड है। तो 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकती, पर आपको एक रफली आइडिया लग सकता है। और ये साउंड फंडामेंटल पर बेस्ड हो, हाइपोथेटिकल ना हो। अब जैसे मान लो किसी का फुटफॉल या मार्केट बिजनेस, तो जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें क्लियरली लिखा रहता है इस कंपनी ने इतना बिजनेस किया। ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, ये रियलिटी है कि उस कंपनी ने इतना बिजनेस किया, इतना मार्जिन, इतना प्रॉफिट आया। शेयर मार्केट में जितने कंपनी लिस्ट हैं उन सबकी रिपोर्ट आप देख सकते हो। तो साउंड फंडामेंटल पे बेस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल रियलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। कभी भी आप कोई सर्वे करें या फोरकास्टिंग करना चाहें तो साउंड फंडामेंटल पर बेस्ड होना चाहिए। जो रियल डाटा आपको जितना मिल सके, वो सही फंडामेंटल आपको आइडिया दे पाता है, क्योंकि आप उसी सेक्टर में एंटर करने वाले हैं। ऑलरेडी जो स्टैब्लिश प्लेयर है उनसे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो साउंड फंडामेंटल पे बेस्ड होना चाहिए। तो जितना सही डाटा को आप एनालिसिस करोगे, एक्यूरेसी को उतना क्लोज जाओगे। जितने रियल डाटा को आप एनालाइज करोगे, एक्यूरेसी के उतना क्लोज रहोगे, ठीक। इसके बाद आता है रेशनल चॉइस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोजेक्ट का रेशनल चॉइस। रेशनल चॉइस का मतलब है द चॉइस ऑफ अ प्रोजेक्ट इज डन आफ्टर मेकिंग अ स्टडी ऑफ ऑल द अवेलेबल एवेन्यू। मैंने कहा ना कि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आप स्टार्ट करने वाले हो, जो भी अवेलेबल रास्ते हैं, जो भी अवेलेबल एवेन्यूज हैं, उन सबको स्टडी कर लिया जाए। जो कंपटीटर हैं या जो रास्ते हो सकते हैं, आप कोई नया मॉडल बिजनेस में ला सकते हो, उन सबको प्रॉपर स्टडी करना, रेशनल चॉइस। द चॉइस ऑफ अ प्रोजेक्ट इज डन आफ्टर मेकिंग ए स्टडी, आफ्टर मेकिंग ए स्टडी, after making a study of all the available avenues, of all the available avenues.
नेक्स्ट पॉइंट था रेशनल चॉइस। तो द चॉइस ऑफ ए प्रोजेक्ट is done after making a study of all the available avenues for investing resources and a rational choice among the available avenues made। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको शुरू करना हो, सारे अवेलेबल जो पाथ हैं, अवेलेबल जो रास्ते हैं, उनको स्टडी कर लेना, क्योंकि आप रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने जा रहे हो, पैसा और टाइम, मनी और टाइम दोनों इन्वॉल्व है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जो भी अवेलेबल एवेन्यूज हमारे पास हैं प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उनको स्टडी कर लेना, ठीक है, और एक रेशनल चॉइस सेलेक्ट कर लेना जिस पर हमें आगे बढ़ना है। मल्टीपल पाथ को स्टडी कर लेना और जिस पर हमें इनिशिएट करना है उसको सेलेक्ट करना, रेशनल चॉइस। देन प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है टाइम टाइम पे प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं, टाइम टाइम पे प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन आती जाती है, जितना जितना वर्क होता जाता है हमें उतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उतना एक्सपीरियंस मिल जाता है, और जहां रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन भी करने पड़ सकते हैं। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोजेक्ट इज नोन एज द टाइम पासिस। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हमें प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा प्रोजेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, अकॉर्डिंगली हमको मॉडिफिकेशन भी करने होते हैं। तो मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोजेक्ट इज नोन एज द टाइम पासिस। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं, अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन भी करने पड़ते हैं जो जो इंफॉर्मेशन आई उसके अकॉर्डिंग। कि हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, अब जितना वर्क होता जाएगा उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता जाएगा कि कैसे प्रोसीड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन का मतलब है जैसे जैसे टाइम पास होगा, प्रोजेक्ट पूरा होगा, वैसे हमें आइडिया लगता जाएगा और क्या क्या चेंजेस, कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमलिटी। मैंने बताया था ऑप्टिमम रिसोर्सेज से क्या मतलब होता है। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी का मतलब होता है जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, दैट इज ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, जिससे मनी और टाइम दोनों सेव हो। ऑप्टिमलिटी, ए प्रोजेक्ट इज ऑलवेज एम्ड एट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी प्रोजेक्ट का ये उद्देश्य होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए रिसोर्सेज का, जिससे टाइम पर और उतने ही पैसे में प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। ऑप्टिमलिटी किसी भी प्रोजेक्ट की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऑप्टिमलिटी का मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट का ये एम होता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कैसे करें जिससे ओवरऑल प्रोजेक्ट को बेनिफिट हो, टाइमली कंप्लीट हो, विद इन द बजट कंप्लीट हो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब प्रॉपर बैलेंस यूटिलाइजेशन, मतलब वेस्टेज को मिनिमाइज करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब है बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का वेस्टेज को मिनिमाइज करना, जिससे टाइम और मनी दोनों सेव हो। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज कंट्रोल मैकेनिज्म। All projects have pre-designed control mechanism. All projects have pre-designed control mechanism in order to ensure completion of project within the limited time, limited budget, limited time, limited cost. ये वर्ड लिखा है cost, and at the same time achieving the desired level of quality and reliability. तो कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब है जो हमें आउटपुट लेना है उसकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ये सब मेंटेन करते हुए विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द कॉस्ट। इसके लिए कई सारे कंट्रोल की जरूरत है। हर स्टेज पे कंट्रोल की जरूरत है कि जो वर्क असाइन हुआ है टाइमली कंप्लीट हुआ कि नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन काम क्या है? कंट्रोल करना। प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन वर्क ही है ये चीजों को कंट्रोल करना। तो हर प्रोजेक्ट का एक प्री डिजाइन कंट्रोल मैकेनिज्म है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए विद इन द टाइम, विद इन द बजट, और क्वालिटी और रिलायबिलिटी एश्योर हो सके, क्वालिटी और रिलायबिलिटी भी एश्योर हो सके, दैट इज कंट्रोल मैकेनिज्म। इसीलिए हायरार्की वगैरह बनाई जाती है, अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये सब बनाया जाता है ताकि सारी चीजें कंट्रोल में रहे, रिपोर्टिंग होती रहे और टाइमली हम चीजों को रिजॉल्व कर पाएं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो टाइमली कंप्लीट कर पाएं। नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। वो जो मैंने बताया डिफरेंट एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिसिप्लिन का वर्क इन्वॉल्व है, अलग अलग नेचर का वर्क इन्वॉल्व है, तो अलग अलग नॉलेज और एक्सपर्ट लोग हमको चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का नेचर होता है, कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी,
तो प्रोजेक्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के होते हैं, नेचर की स्पेलिंग ठीक कर लेना। प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के होते हैं, तो डिफरेंट सेक्टर की नॉलेज और अलग अलग एक्सपर्ट लोग हमको चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। कन्फ्लिक्ट, कई बार प्रोजेक्ट में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं बिटवीन टू टीम्स। अगर आपने प्रोजेक्ट में एक टीम्स डिवाइड कर दी और हर टीम को एक वर्क दे दिया, कुछ वर्क ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ वर्क ऐसे हैं जो दो टीमों के बीच में ओवरलैप कर गए, तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है। या प्रोजेक्ट टीम में और क्लाइंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। प्रोजेक्ट जब है तो प्रोजेक्ट में कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कई तरह के कन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं कि मान लो प्रोजेक्ट डिले हो गया और क्लाइंट आपसे कंप्लेंट कर रहा है, तो क्लाइंट और आपके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया। या डिफरेंट टीम्स आपने बनाई हैं, कई बार टीम्स के वर्क ओवरलैप करने लगते हैं, या रिपोर्टिंग किसको करनी है कंफर्टेबल नहीं है, या हायरार्की का इशू आ रहा है, तो आपस में कन्फ्लिक्ट कई तरीके के, तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक में कन्फ्लिक्ट भी इन्वॉल्व है, ये भी एक चीज इन्वॉल्व होती है। तो कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट के शेड्यूल, बजट को लेकर, क्लाइंट और प्रोजेक्ट टीम मेंबर के बीच में, या प्रोजेक्ट के ही टीम मेंबर्स के बीच में। टाइम या बजटिंग को लेकर या और भी किसी रीजन से कोई वर्क ओवरलैप कर रहा हो, तो भी क्लाइंट और प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स के बीच में या बिटवीन द प्रोजेक्ट टीम मेंबर कई तरह के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट, जैसे कोई बहुत मेजर प्रोग्राम है, जैसे एक स्टेडियम बनना है बहुत बड़े एरिया में, उस स्टेडियम के अंदर वाटर ड्रेनेज का प्रॉपर एक प्रोजेक्ट शुरू करना है। पूरे स्टेडियम का प्रोजेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, एक स्टेडियम है जिसमें वाटर ड्रेनेज का एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है, उसका एक प्रोजेक्ट है। स्टेडियम की लाइटिंग का एक दूसरा प्रोजेक्ट है। स्टेडियम में जो ग्रीनरी डेवलप करनी है उसका थर्ड प्रोजेक्ट है। सिटिंग अरेंजमेंट जो करने हैं उसके लिए चौथा प्रोजेक्ट है। ठीक है, रेन वगैरह में कौन से एडवांस मशीन्स वगैरह लगाई जाए, इंस्टॉल की जाए, इसके लिए उसके लिए अलग अलग एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन के लिए एक अलग प्रोजेक्ट है। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, उसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। प्रोग्राम क्या चीज है, कई सारे प्रोजेक्ट से मिलके प्रोग्राम बन जाता है। प्रोग्राम का ही एक एंटिटी है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है किसी बड़े प्रोग्राम का भी हिस्सा हो सकते हैं, ये बताया। प्रोजेक्ट अपने आप में ही एक कंप्लीट चीज हो, ऐसा भी हो सकता है, और किसी बड़े प्रोग्राम के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बड़े प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स आर पार्ट ऑफ ए लार्जर एंटिटी समटाइम्स कॉल्ड एज प्रोग्राम, एंड मेनी प्रोजेक्ट कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट प्रोग्राम। कई सारे प्रोजेक्ट मिलकर उस प्रोग्राम को पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेडियम का डेवलपमेंट। ठीक है, तो जितने कैरेक्टरिस्टिक थे हमने बताए, लास्ट पॉइंट यही है कैरेक्टरिस्टिक वाला, प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक में पार्ट ऑफ ए लार्ज प्रोग्राम। प्रोजेक्ट जो होते हैं बड़ी एंटिटी प्रोग्राम का पार्ट है, कई सारे प्रोजेक्ट मिलकर एक बड़े प्रोग्राम को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेडियम का डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन वगैरह कल बताई थी मैंने। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है कल बताया था मैंने, देखो वही लिखा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, मैनेजिंग प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स का मतलब टेम्परेरी, नॉन रूटीन, वन टाइम वर्क अंडरटेकन फॉर प्रोड्यूसिंग अ डेफिनेट प्रोडक्ट और ऑफरिंग एंड यूनिक सर्विस। प्रोजेक्ट यूजेस सेट ऑफ टूल्स, टेक्निक, प्रिंसिपल, मेथड्स। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मैनेजिंग प्रोजेक्ट। मैनेजिंग प्रोजेक्ट क्या होते हैं, एक टेम्परेरी, नॉन रूटीन, नॉन रिपीटेटिव, वन टाइम वर्क, जिससे कोई चीज प्रोड्यूस होगी आगे जाकर या कोई सर्विस प्रोड्यूस होगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कई सारे टूल, टेक्निक, प्रिंसिपल, मेथड, चार्ट, कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। कई सारी टूल, टेक्नोलॉजी, मेथड हमें क्यों चाहिए होते हैं, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कई सारी चीजें चाहिए होती हैं, कई सारे चार्ट, मेथड, टेक्निक, मशीनरी। फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कई सारी चीज हमें चाहिए होंगी। द प्रोजेक्ट वर्क इफेक्टिवली, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टाइम विद इन द बजट एंड, ये तो बार बार वही लाइन है। इसलिए हमें ये टेक्नोलॉजी या मशीन या प्लानिंग चाहिए जिससे समय पर और उतने बजट में कंप्लीट हो जाए। बार बार वही पॉइंट है जो टाइम और बजट का कंस्ट्रेन है। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। सेम क्वेश्चन आज बाय यूपीएससी इन योर एग्जाम ईएससी। एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए। किसी प्रोजेक्ट की सक्सेस
बहुत हद तक डिपेंड करती है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर पर। कोई प्रोजेक्ट की सक्सेस बहुत हद तक डिपेंड करती है उस प्रोजेक्ट के मैनेजर के ऊपर कि किस माइंडसेट का है, किस एटीट्यूड वाला है, कितने गट्स हैं रिस्क लेने के। तो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर कैसा होगा, बहुत हद तक प्रोजेक्ट की सक्सेस प्रोजेक्ट मैनेजर पर डिपेंड करती है और उसके बाद उसके टीम मेंबर्स पर। कोई प्रोजेक्ट सक्सेस होगा कि नहीं, ये उसके प्रोजेक्ट मैनेजर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, उसके बाद उसके टीम मेंबर्स पर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर, गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके पास क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से। गुड प्रोजेक्ट मैनेजर वो है जैसे एक गुड टीम लीडर होता है। फॉर एग्जांपल एथिक्स में मैंने आपको लीडरशिप बताया था, तो जैसे एक अच्छा लीडर वैसे एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम को सपोर्ट करता हो, उनके कंसर्न को सुनता हो, जो चैलेंजेस आ रहे हों उन चैलेंजेस को सुने और एड्रेस करे। अब जैसे मान लो वर्कर बता रहे हैं कि कोई मशीन यूज हो रही है और वो मशीन में डिफेक्ट है और कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, तो अगर अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा तो उस कंसर्न को कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा और मशीन को रिप्लेस करेगा या उसको रिपेयर कराएगा ताकि रिस्क ना हो जाए। केयरलेस मैनेजर होगा, ध्यान नहीं देगा, पता लगा गया एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई किसी की। तो गुड प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब एक तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। सपोर्ट पॉजिटिव सेंस में, ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल उसकी टीम में काम कर रहा है। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब पॉजिटिव सेंस में। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में अवेयर होना चाहिए, उसको प्रोजेक्ट की हर माइन्यूट डिटेल्स का पता होना चाहिए, कितना वर्क हुआ है, कितना फंड यूज हो चुका, कितना वर्क पेंडिंग है और कितना फंड बचा है, ये सब उसको आइडिया होना चाहिए। नहीं तो प्रोजेक्ट मैनेजर किस बात का हुआ। ठीक है, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एक अच्छा टीम लीडर भी होना चाहिए, टीम को सपोर्ट करने वाला, उनको मोटिवेट करने वाला, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए। अगर उसे सराउंडिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसको दिखने चाहिए कि सराउंडिंग में चीजें बदल रही हैं और हमें ये मॉडिफिकेशन करने हैं, उसके लिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं। और अच्छा लिसनर होना चाहिए, सबको सुनता हो, रिजिड नहीं हो कि भगा दे कोई आए तो। ठीक, ये कुछ एट्रीब्यूट होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग जल्दी करता हो। तो गुड प्रोजेक्ट मैनेजर के एट्रीब्यूट क्या है? कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी टू इम्प्रूव, अगर कहीं कोई पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उसको अडॉप्ट करे, कोई इसमें उसको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए। कहीं भी प्लान करना हो तो उसके माइंड में सारा चीज हो क्लियर, माइंड क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज माइंड नहीं होना चाहिए। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, पर्सनल मैन पावर को मैनेज करना उसको आता हो, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड कन्फ्लिक्ट्स, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सॉल्व करा दे, सेटलमेंट करा के सॉल्व करा दे, चीजों को लंबा ना खींचे, इग्नोर ना करे, कन्फ्लिक्ट वगैरह को सॉल्व करा पाए। हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए, खुद भी मोटिवेटेड होना चाहिए। जब खुद एनर्जी लेवल हाई होंगे तो टीम भी मोटिवेटेड रहेगी। टीम लीडर ही अगर लेजी होगा तो टीम का मोरल अपने आप डाउन हो जाएगा। वॉर के अंदर सेनापति ही अगर डाउन होगा तो टीम अपने आप डाउन हो जाएगी, और अगर वो एनर्जी लेवल हाई रखेगा तो बाकी टीम मोटिवेटेड होगी। टारगेट अचीवमेंट के लिए एम्बिशियस होना चाहिए, टारगेट को अचीव करने के लिए एम्बिशियस होना चाहिए, सजेशंस वगैरह को सुनने के लिए ओपन हो, गुड लिसनर मैंने वर्ड यूज किया। तो एबिलिटी टू टेक सजेशन, कोई सजेशन दे रहा है तो सुने उसको, भले वो फॉलो करे नहीं करे पर एटलीस्ट सुने। कंप्लीटली अवेयर होना चाहिए, प्रोजेक्ट कितना हुआ, कितना फंड खर्च हो गया, कितना वर्क बचा है, कितना फंड बचा है, कंप्लीटली अवेयर होना चाहिए ताकि फंड का अरेंजमेंट करना है तो ऐसा ना हो कि वर्क रुक जाए। अगर फंड की शॉर्टेज आ भी रही है तो पहले से उसको आइडिया हो गया है। अवेयरनेस का मतलब यही है कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरह अवेयर हो कि कितना वर्क हो गया, कितना फंड लग गया, कितना वर्क बचा है, कितना फंड बचा है। ईगरनेस होनी चाहिए नई चीजों को सीखने में, कोई हेजिटेशन ना हो, हाई मोरल कैरेक्टर हो। हाई मोरल कैरेक्टर होगा तो करप्शन नहीं करेगा, हाई मोरल कैरेक्टर होगा तो करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि कई बार करप्शन की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं या क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। करप्शन अगर इन्वॉल्व होता है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज हो जाती है। क्लियर गोल और विजन,
क्लियर माइंड हो जो करना है, कंफ्यूज माइंड नहीं हो। कंफ्यूज माइंड जो है वो घूमता रहेगा और कोई रिजल्ट, कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर गोल और क्लियर विजन होना चाहिए ताकि टीम को भी क्लैरिटी रहे कि ये करना है। ये नहीं कि रोज वो टारगेट चेंज कर रहा है, रोज वो नेचर ऑफ वर्क चेंज कर रहा है, तो खुद ही क्लियर नहीं है तो टीम भी कंफ्यूज होगी। तो क्लियर गोल और क्लियर विजन। अपने वर्ड में मिंसिंग ना करता, वर्ड्स को मिंस ना करता, मिक्सिंग ना करता, बातों को पलटता ना हो। अंडरस्टैंडिंग द व्यू ऑफ प्रोजेक्ट टीम मेंबर, प्रोजेक्ट टीम मेंबर के व्यू को समझता हो, टाइम टाइम पर टीम के साथ इंटरेक्ट करता हो। गुड इंटरेक्टिव स्किल्स, एक और पॉइंट लिखना चाहो लिख लो, गुड इंटरेक्टिव स्किल्स। टाइमली टीम से इंटरेक्ट करता हो, रिपोर्टिंग लेता हो। गुड इंटरेक्टिव स्किल्स। टाइम टाइम पे टीम को मोटिवेट करता हो, रिपोर्टिंग लेता हो, इंटरेक्शन करता हो टीम के साथ, प्रॉब्लम्स को सुने, सॉल्व करे। तो अल्टरनेटिव एक्शन, अगर कोई अल्टरनेट एक्शन लेना है तो उसको भी जल्दी करे। कहीं पर कोई अल्टरनेटिव एक्शन लेना हो उसको भी जल्दी से कर पाए। और इसके अलावा होनी चाहिए हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। गुड प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट हैव हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल बोथ। सेम क्वेश्चन आज बाय यूपीएससी इन योर एग्जाम। आज सेकंड क्लास है, 4 to 5 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, इतने आपके एग्जाम में आ चुके हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। ठीक है, क्वेश्चन आया था, ये असर्शन रीजन में पूछा था, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का क्या मतलब। उसमें लिखा सॉफ्ट स्किल का मतलब सॉफ्टवेयर होता है। बकवास। एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर में हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल दोनों होने चाहिए। क्या होती है हार्ड स्किल और क्या होती है सॉफ्ट स्किल, ये दोनों को मैंने एक एक करके सारे यहाँ मेंशन कर दिए हैं। क्या होती है हार्ड स्किल, क्या होती है सॉफ्ट स्किल। कम्युनिकेशन करना, इंटरेक्शन करना, लीडरशिप, फ्लेक्सिबल, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, दीज आर सॉफ्ट स्किल। जो आपका बेसिक एक ह्यूमन नेचर है चीजों को टैकल करने का, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। और जहां पर एक्सपर्टीज चाहिए आपको, वो हार्ड स्किल। जो एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, एक टीम लीडर के तौर पर टीम के साथ वर्क करना, टीम को बैलेंस बना के चलना, कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना, एक बेसिक ह्यूमन नेचर। ठीक है, ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। ये सॉफ्ट स्किल आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है कि आप कम्युनिकेट करते हो कि नहीं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, आप एडेप्टेबल हो कि नहीं, चीजें बदल रही हैं तो आप एडेप्टेबल हो कि नहीं चेंज के लिए, टीम वर्क में आपका बिलीफ है कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है, पंक्चुअल हो कि नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी कैसी है, इमोशनल इंटेलिजेंस एथिक्स में पड़े हुए हैं, समझ कैसी है चीजों के बारे में, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। और ये चीजें आपका एक्सपर्टीज का पार्ट है, जहां पर आपकी नॉलेज काम आ रही है। जो आपने पढ़ाई वगैरह की है, डिग्री ली है, वो आपकी पढ़ाई, आपका एक्सपर्टीज काम आ रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं, ये आपकी नॉलेज का पार्ट है। मार्केटिंग की आपको स्ट्रेटजी होना, डाटा एनालिसिस एक्सपर्टीज का काम है ये। तो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में क्या अंतर है। हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल का अंतर, हार्ड स्किल का मतलब है जो आपके मेन एक्सपर्टीज का काम है, जिस चीज की आपने पढ़ाई की है, जिस चीज की डिग्री ली है, उससे रिलेटेड। हार्ड स्किल ये बेसिकली आपका रिलेटेड टू एक्सपर्टीज, जो आपका कोर एक्सपर्टीज है जिस चीज में, उससे रिलेटेड है। और सॉफ्ट स्किल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, पार्ट ऑफ योर नेचर और पर्सनैलिटी। हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल में क्या अंतर है, ये आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीजें हैं कि आप पंक्चुअल हो कि नहीं, एडेप्टेबल हो कि नहीं, एथिकल मोरल वैल्यूज आपकी अच्छी हैं कि नहीं, इंटरेक्ट करते हो कि नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं, सिचुएशन को देख के समझ पाते हो कि नहीं। ये आपकी पर्सनैलिटी, ये आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी से जुड़े हुए हैं। और कोर एक्सपर्टीज जिसकी आपने पढ़ाई की है, डिग्री ली है, पुराने पास्ट प्रोजेक्ट किए हैं, उनके एक्सपीरियंस से आपको आ रहा है, वो आपके हार्ड स्किल्स हैं। प्रोजेक्ट को मैनेज करना ये आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट नहीं है, इसके लिए आपने पढ़ा है, एक्सपर्टीज लिया हुआ है, एक्सपीरियंस लिया हुआ है। मार्केटिंग करना, डाटा एनालिसिस करना, डिसीजन मेकिंग करना, रिसर्च, बजट को स्टडी करना, फोरकास्टिंग करना, प्रोजेक्ट की नॉलेज होना, मैनेजमेंट मेथड एंड टूल, एबिलिटी टू मेक सेल्फ इवेल्युएशन, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैंने यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया। एक इन जनरल टाइम मैनेजमेंट, वो तो उसमें चला जाएगा। टाइम मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज को यूज करना, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कैपेसिटी टू रिलेट करंट इवेंट, जो सराउंडिंग में चल रहे हैं उसको समझ के अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना। इंटीग्रेशन स्किल, मतलब कोर एक्सपर्टीज वाली चीजें जो हैं, कई सारे लिख दिए मैंने। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, टीम बिल्डिंग स्किल, रिसोर्स एलोकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, गुड स्किल ऑफ नेगोशिएशन,
ये सारे आपके ये हार्ड स्किल वाले हैं। और लास्ट एक पॉइंट है आपका गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, एक लास्ट पॉइंट है हाई मोरल कैरेक्टर। ये जितने लिखे हैं हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल के एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सब हार्ड स्किल वाला पार्ट है, सॉफ्ट स्किल ऊपर लिख दिए है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना, देखो सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना ये भी आपका कोर एक्सपर्टीज का पार्ट है। टेक्नोलॉजी को आप जानते हो तो ये भी हार्ड स्किल में जाएगा। सॉफ्ट स्किल, सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना सॉफ्ट स्किल नहीं है। सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपकी स्टडी का पार्ट है, आपका एक्सपर्टीज का पार्ट है, टूल्स को आप जानते हो तो ये आपका हार्ड स्किल में आएगा, सॉफ्ट स्किल में नहीं। ठीक है, इसके बाद हाई मोरल कैरेक्टर, गुड प्रोजेक्ट मैनेजर में जो स्किल होनी चाहिए, इसके बाद हाई मोरल कैरेक्टर, हाई मोरल कैरेक्टर। तो गुड प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ये समझ आ गई बात। क्लियर है, ये तो एक बार भी रीड करोगे सब समझ आएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आया, ए गुड मैनेजर हैविंग बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल, ट्रू। और रीजन लिखा था कि सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर, रॉन्ग। एक स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत था। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आया था ये इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था, गुड प्रोजेक्ट मैनेजर हैविंग बोथ हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल, करेक्ट। इंजीनियर में भी होना चाहिए, इंजीनियर भी कई बार चीजों को हैंडल करता है, प्रोजेक्ट को संभालता है, तो उसमें भी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखा था सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट स्किल का मतलब सॉफ्टवेयर नॉलेज, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है, चलो इतना ही रखें आज, कल फिर इसके आगे देखेंगे। तो जितना जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना उतना सेम डे रीड करते चले। मैं फिर कह रहा हूं आपको, इसको इकट्ठा मत कर देना, सब्जेक्ट को लास्ट में बड़ा बोरिंग लगने लगेगा। जिस क्लास में जितना पार्ट में कवर कर रहा हूं उतना कवर करते चलिए। 2 क्लास से ही मैंने आपको बता दिया 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। हाई मोरल कैरेक्टर जो है वो भी होना चाहिए। हाई मोरल कैरेक्टर को मैंने हार्ड और सॉफ्ट में नहीं लिखा है, अरे बच्चे, हाई मोरल कैरेक्टर मैंने हार्ड और सॉफ्ट स्किल में नहीं क्लासिफाई किया है। गुड प्रोजेक्ट मैनेजर में ये भी होना चाहिए। अगर आप मोरल कैरेक्टर कहोगे तो सॉफ्ट स्किल का पार्ट हुआ। अगर आप इसको स्किल में बांटना ही चाहो, वैसे हाई मोरल कैरेक्टर अगर इसको स्किल में तो नहीं बोलोगे, कहना चाहो तो सॉफ्ट स्किल बोल सकते हो, जिससे करप्शन वगैरह ना हो, इसलिए मैंने अलग पॉइंट लिखा है, उसको हार्ड और सॉफ्ट में नहीं लिखा। पर अगर कभी आप मान लो आ भी जाए, कभी ऐसा क्वेश्चन बनाने भी लगे, तो आप सॉफ्ट में इसको काउंट करोगे क्योंकि पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई चीज है। हालांकि स्किल क्या होते हैं, एथिक्स मोरल क्या होते हैं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ चुके हो आप। एथिक्स क्या होते हैं, मोरल्स क्या होते हैं, स्किल क्या होती है, डिटेल में सब पढ़ा चुका हूं मैं। प्रैक्टिस के द्वारा स्किल आ सकती है, क्या प्रैक्टिस के द्वारा मोरल आ सकता है, इन सब में डिटेल में बताया हुआ है मैंने। तो हाई मोरल कैरेक्टर मैंने अलग से पॉइंट लिखा है। पर अगर कोई जबरदस्ती पूछने ही लग जाए, कहना ही चाहो, तो पर्सनैलिटी से जुड़ी जुड़ी बात है और इंडिविजुअलिस्टिक होता है मोरल। ठीक, एथिक्स मोरल पढ़ने के, एथिक्स वगैरह पढ़ने के बाद तभी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब यहां से कल देखेंगे बात, कितने टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, नाम वाम क्या क्या है, इसके आगे कहानी कल देखेंगे। पब्लिक सेक्टर, जो ज्वाइंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कल बात करेंगे इस पर। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चन है, किसी कुछ पूछना है पूछ लीजिए। अब धीरे धीरे हम क्लास का टाइम इंक्रीज करेंगे, 2-3 क्लास तक स्लो चल रहे हैं कि 2-3 क्लास तक का डाटा साथ साथ कवर कर लो। धीरे धीरे टाइम क्लास का 15-15 मिनट बढ़ाएंगे। ठीक है क्लास, ठीक है, चलो थैंक यू। और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आप लोगों के फोल्डर में डाल दिए हैं। यूपीएससी ने जो आंसर की रिलीज करती की थी वो भी कुछ पड़ी हुई है, कुछ ऑफिशियल आंसर की यूपीएससी ने दिए थे वो भी पड़े हुए हैं। यूपीएससी के आंसरों में भी 1-2 क्वेश्चनों में गलती थी, जैसे एनवायरमेंट का क्वेश्चन मैंने बताया था ओजोन का। यूपीएससी के आंसरों में भी 1-2 आंसरों में गलती थी, जैसे एनवायरमेंट का ओजोन का क्वेश्चन गलत था। इन्वायरमेंट में बताया भी हुआ है मैंने, जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा तब वो देख भी लेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।